हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर न्यू क्लास। तो आज है हमारे पास मोल कॉन्सेप्ट सीरीज का लेक्चर नंबर 12। तो लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करने से पहले एक बार छोटा सा हम क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं कि लेक्चर नंबर 11 में हमने क्या करा था। तो अगर हम लेक्चर नंबर 11 की बात करते हैं तो लेक्चर नंबर 11 में हमने सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। हमने सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करे थे और ये न्यूमेरिकल्स हमारे किस किस टॉपिक पे बेस्ड थे वो मैं बता देता हूँ। ये न्यूमेरिकल हमारे बेस्ड थे कंसंट्रेशन टर्म्स पे, कंसंट्रेशन टर्म्स पे। ये न्यूमेरिकल हमारे बेस्ड थे डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन पे, डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन पे बेस्ड थे हमारे ये न्यूमेरिकल। और इसके लिए हमने आपको एक हिंट दिया था और जो हिंट था वही हमारा क्या था, कैच था इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आपको मैंने क्या बताया था कि जो भी गिवन डेटा है, जो भी गिवन इंफॉर्मेशन बोलता हूं मैं, चलो जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में, उस गिवन इंफॉर्मेशन को आप क्या करो, राइट इन योर लैंग्वेज, इन योर लैंग्वेज। आप अपनी लैंग्वेज में इसको लिखो। उसके बाद क्या करोगे आप, ट्राई टू फिगर आउट, ट्राई टू फिगर आउट all the possible data, all the possible, ऑल दी पॉसिबल डेटा, जितना आप डेटा फिगर आउट कर सकते हो, मतलब कलेक्ट कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो, उतना डेटा को फाइंड आउट करो। और उसके बाद जो भी पूछा गया है क्वेश्चन में, वॉट एवर आस्क इन द क्वेश्चन, जस्ट फाइंड आउट। एंड मैं यहाँ सिंपली लिख देता हूँ सॉल्व दी क्वेश्चन। तो ज्यादा रिकैप के लिए हमारे पास कुछ डेटा नहीं है, क्योंकि लास्ट क्लास हमारी पूरी न्यूमेरिकल बेस्ड क्लास थी, जिसमें हमने देखा कि एडवांस में और मेंस में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे। तो आज का हमारा पहले कुछ थ्योरी वाला पोर्शन होने वाला है, उसके बाद फिर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। अब आप क्या करोगे, मिक्सिंग करोगे। मिक्स, पहले आपने क्या करा बेटा, सॉल्यूशन बनाया। तो सॉल्यूशन कैसे बनाया, सॉल्यूट को अपने सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कराया, जिससे हमारा क्या बना, सॉल्यूशन बना। अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन है, उनको हम क्या करेंगे, उनकी मिक्सिंग करेंगे। तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट है, उस एक पॉइंट को पहले याद रखना है कि मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन, मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज, इज ऑलवेज नॉन रिएक्टिव, इज ऑलवेज नॉन रिएक्टिव। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं ना, अपने ना कुछ पहले कुछ बनाते हैं, कुछ एक फिगर बनाता हूं मैं ताकि कुछ समझ में आएगा। सपोज करो बेटा हमारे पास क्या है, बहुत सारे सॉल्यूशन है। तो बहुत सारे सॉल्यूशन मैं बनाने वाला हूं ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना आए। ए वाह, कितना अच्छा डायग्राम बनाया है। एक काम करता हूं बेटा, मैं तीन सॉल्यूशन लेके चलता हूं। सपोज करो हमारे पास ये है सॉल्यूशन नंबर 1, ये मेरे पास क्या है, सॉल्यूशन नंबर 1। ये है मेरे पास सॉल्यूशन नंबर 2 और ये है मेरे पास सॉल्यूशन नंबर 3। ठीक है, तो सॉल्यूशन नंबर 1 का मास और सॉल्यूशन नंबर 1 का वॉल्यूम भी डिफाइन करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1 का मास है W1 और सॉल्यूशन नंबर 1 का वॉल्यूम है V1। इसी तरीके से सॉल्यूशन नंबर 2 की बात करेंगे तो सॉल्यूशन नंबर 2 का मास है W2 और सॉल्यूशन नंबर 2 का जो वॉल्यूम है दैट इज V2। ठीक है, और इसी तरीके से आप सॉल्यूशन 3 को डिफाइन करता हूं मैं। सॉल्यूशन नंबर 3 का जो मास है वो है W3 और सॉल्यूशन नंबर 3 का वॉल्यूम जो है वो है V3। अब आप क्या कर रहे हो बेटा, इन सॉल्यूशन को आप मिक्सिंग कर रहे हो। आपने क्या करा है, इन सॉल्यूशन की क्या करी है, मिक्सिंग करी है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास सॉल्यूशन नंबर 3, ये आ गया हमारे पास सॉल्यूशन नंबर 2 और ये आ रहा है हमारे पास सॉल्यूशन नंबर 1। तो आपने क्या करा है, सॉल्यूशंस की मिक्सिंग करी है। तो जब सॉल्यूशन की आप मिक्सिंग करते हो तो मिक्सिंग के बाद बेटा फाइनली भी आपको क्या मिलने वाला है, एक सॉल्यूशन ही मिलने वाला है। तो दिस इज अवर फाइनल सॉल्यूशन। ये हमारा क्या है, ये हमारा एक फाइनल सॉल्यूशन है। और अगर हम फाइनल सॉल्यूशन की बात करेंगे तो फाइनल सॉल्यूशन का जो मास है उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ WF से और फाइनल सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ BF से। ठीक है, अब मैंने क्या बोला है, जब भी आप सॉल्यूशन की मिक्सिंग करोगे तो सॉल्यूशन की मिक्सिंग कैसे होनी चाहिए बेटा, नॉन रिएक्टिव होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप ध्यान से नोट करके यहीं पे लिखो, नॉन रिएक्टिव मिक्सिंग का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ
नॉन रिएक्टिव मिक्सिंग। नॉन रिएक्टिव मिक्सिंग का मतलब क्या है बेटा? जैसे कि आप एसिड में आप एसिडिक सॉल्यूशन में एक दूसरा एसिडिक सॉल्यूशन मिला दो। जब आप एसिडिक सॉल्यूशन में एक दूसरा एसिडिक सॉल्यूशन मिलाओगे तो मिक्सिंग कैसी होगी? नॉन रिएक्टिव। या फिर आप क्या करो, बेस में बेस को ऐड कर दो, मतलब एक बेसिक सॉल्यूशन में आप एक बेसिक सॉल्यूशन और मिला दो, तब भी क्या बनेगा? नॉन रिएक्टिव। अगर गलती से आपने एसिड और बेस को मिला दिया तो एसिड और बेस मिलके क्या करेंगे? रिएक्ट कर जाएंगे, और रिएक्ट करके वो क्या बनाएंगे? सॉल्ट बनाएंगे और साथ में वाटर बनाएंगे। पर वो क्या हो जाएगा? वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनवैलिड। क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि जब भी हम मिक्सिंग करेंगे सॉल्यूशन की तो हमारा कैसा होना चाहिए? नॉन रिएक्टिव होना चाहिए। तो नॉन रिएक्टिव का मतलब ये है कि जितने भी सॉल्यूशन को आप मिक्स कर रहे हो वो आपस में रिएक्शन नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए केस क्या क्या कंडीशन हो सकती है? आप एसिड में एसिड मिला दो, आप बेस में बेस मिला दो, और तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है? आप सॉल्ट में सॉल्ट ऐड कर दो। आप सॉल्ट में सॉल्ट ऐड कर दो। पर यहाँ पे आपको एक चीज इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? यहाँ इंपॉर्टेंट करके लिखवा भी देता हूं कि ऑल salt have one type of common ion। वन टाइप ऑफ कॉमन आयन की जो सॉल्ट है उन सॉल्ट के अंदर एक टाइप का कॉमन आयन होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसको समझते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक पार्टीशन बना देते हैं, ये यहाँ पे हम समझाते हैं। तो बेटा इसका मतलब ये है कि अगर मैं सॉल्ट ले लेता हूं, सपोज करो मैंने एक सॉल्ट लिया NaCl। ठीक है, तो सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट, जब भी सॉल्ट का आप एक्वस सॉल्यूशन लोगे, एक्वस मतलब सॉल्ट को आप वाटर में ऐड करोगे, तो सॉल्ट क्या होता है? 100% अपने आयंस में क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। सॉल्ट 100% क्या हो जाता है? आयोनाइज हो जाता है। और जब हमारा सॉल्ट 100% आयोनाइज होगा तो वो आपको देगा Na प्लस एक्वस आयन और Cl माइनस एक्वस आयन। तो जब हमारा सॉल्ट आयनाइज होगा तो आयनाइज होके वो क्या करेगा? दो कंपोनेंट देता है। एक कंपोनेंट होता है हमारा जिसको हम बोलते हैं कैटायन, और दूसरा कंपोनेंट हमारा होता है एनायन। ये चीज आपको क्या करनी है? याद रखनी है। तो मैंने बोला है कि जब भी आप सॉल्ट की मिक्सिंग करोगे तो सॉल्ट के अंदर कैसा होना चाहिए? एक टाइप का आयन कॉमन होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको एक टाइप का आयन कॉमन का मतलब क्या है। ठीक है, इसको समझो। देखो, सपोज करो मेरे पास सॉल्ट है। अब वो सॉल्ट, मैंने कौन कौन से सॉल्ट की मिक्सिंग कर दी? मैंने लिया एक, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। मैंने क्या करा? एक NaCl ले लिया और साथ में MgCl2 ले लिया। तो ये हो गया मेरे पास, इसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड। ये है सोडियम क्लोराइड। MgCl2 को हम बोलते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, और हम क्या ले रहे हैं? इनका एक्वस सॉल्यूशन ले रहे हैं। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब सॉल्ट इन वाटर। तो सॉल्ट वाटर में जाके क्या हो जाएंगे बेटा? आयनाइज हो जाएंगे। तो Na प्लस एक्वस मिलेगा आपको और Cl माइनस एक्वस मिलेगा। मतलब हर एक सॉल्ट के अंदर क्या होगा? एक कैटायन होगा और एक एनायन होगा। MgCl2 की बात करेंगे तो MgCl2 आयनाइज होके देगा Mg प्लस 2 एक्वस, और एक आपको देगा Cl माइनस या फिर 2Cl माइनस एक्वस। तो हमने क्या बोला बेटा? जब भी आप सॉल्ट की मिक्सिंग करोगे तो सॉल्ट की मिक्सिंग नॉन रिएक्टिव तभी होगी जब सॉल्ट में एक टाइप के आयंस क्या हो जाए? कॉमन। अगर आप यहाँ देखोगे तो इन दोनों सॉल्ट की जब हम मिक्सिंग करते हो, ये क्या है मेरे पास? सॉल्ट नंबर 1, और ये है मेरे पास सॉल्ट नंबर 2। जब मैंने इन दो सॉल्ट की मिक्सिंग करी तो आप देखिए कि NaCl के अंदर जो हमारा एनायन है और MgCl2 के अंदर जो एनायन है, ये एनायन कैसे हो गए? कॉमन हो गए। जैसे ही सॉल्ट के अंदर एक टाइप का आयन कॉमन हो जाएगा तो वो सॉल्ट कैसी मिक्सिंग देगा? वो सॉल्ट एक नॉन रिएक्टिव मिक्सिंग देगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आ जाओ फटाफट। अभी आपको क्या समझना है? अभी आपको इतना समझना है कि हम क्या कर रहे हैं? मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन में आपको क्या करना है? जब भी सॉल्यूशन की मिक्सिंग करोगे तो सॉल्यूशन कैसे होने चाहिए? हमेशा नॉन रिएक्टिव मिक्सिंग होनी चाहिए। तो नॉन रिएक्टिव मिक्सिंग की कंडीशन क्या है? एसिड प्लस एसिड, बेस प्लस बेस, सॉल्ट प्लस सॉल्ट, बट सॉल्ट हैव
वन टाइप ऑफ कॉमन आयन। तो बेटा यहाँ देखो, तो हमने क्या करा, तीन सॉल्यूशन लिए, सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन 2 और सॉल्यूशन 3, और इन तीनों सॉल्यूशन को हमने मिलाया और हमें क्या मिला, फाइनल सॉल्यूशन मिला। तो फाइनल सॉल्यूशन का मास है WF और फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम है BF। अब जो मिक्सिंग होती है, मिक्सिंग दो टाइप की होती है। तो मैं यहाँ लिखता हूं कि मिक्सिंग इज ऑफ टू टाइप। टू टाइप की बेटा क्या होगी, मिक्सिंग होगी। कौन कौन से दो टाइप हैं? एक टाइप की मिक्सिंग को हम बोलते हैं आइडियल मिक्सिंग, एक मिक्सिंग होती है हमारे पास आइडियल मिक्सिंग, और दूसरी जो मिक्सिंग होती है उसको हम बोलते हैं नॉन आइडियल मिक्सिंग। नॉन आइडियल मिक्सिंग। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि आइडियल मिक्सिंग और नॉन आइडियल मिक्सिंग में क्या फर्क है, ठीक है। आइडियल मिक्सिंग और नॉन आइडियल मिक्सिंग में क्या फर्क है, हम इसको समझने की आप कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करते हैं, पार्टीशन कर देते हैं। ये पार्ट हम आपको समझा चुके हैं, बाकी का हम स्पेस यूज कर लेते हैं, बाकी का जितना स्पेस है वो मैं यूज कर लेता हूँ। तो मैंने क्या बोला, दो टाइप की मिक्सिंग आपको पढ़नी है। एक है आपके पास आइडियल मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन और एक है आपके पास नॉन आइडियल मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। तो पहली मिक्सिंग मैं पढ़ाता हूं आपको, आइडियल मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। आइडियल मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। तो आइडियल मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू आइडियल मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन, all the solution all the solutions have same density। all the solution have same density। जितने भी सॉल्यूशन है बेटा, वो सॉल्यूशन की डेंसिटी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है। अब आप देखिए, आपने क्या करा था, आपने सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन 2, सॉल्यूशन 2 और आपने सॉल्यूशन 3 को क्या करा था, मिक्स करा था। और मिक्स करने के बाद आपको क्या मिला, एक फाइनल सॉल्यूशन मिला था। और उस फाइनल सॉल्यूशन को आपने बोला, फाइनल सॉल्यूशन ही बोला आपने, उसको क्या बोला, फाइनल सॉल्यूशन बोला। समझ में आ रही है बात, ये बोला आपने उसको फाइनल सॉल्यूशन। तो हम ये कह रहे हैं जब भी आइडियल मिक्सिंग होगी तो हर एक सॉल्यूशन की डेंसिटी कैसी होगी, सेम। तो सॉल्यूशन 1 की सपोज करो डेंसिटी है D, सॉल्यूशन D1, सॉल्यूशन 2 की डेंसिटी है D2 और सॉल्यूशन 3 की डेंसिटी है D3। बेटा मास और वॉल्यूम भी आप डिफाइन कर सकते हो। मास हमने इसका W1 माना था, वॉल्यूम हमने V1 लिया था। इसी तरीके से सॉल्यूशन 2 का मास हमने W2 लिया था और वॉल्यूम हमने इसका V2 लिया। और सॉल्यूशन 3 की बात करेंगे तो सॉल्यूशन 3 का मास हमने W3 लिया था और हमने वॉल्यूम लिया था V3। तो हम ये कह रहे हैं कि जितने आइडियल मिक्सिंग में क्या होगा, हर एक सॉल्यूशन की डेंसिटी सेम होगी। इसका मतलब फाइनल सॉल्यूशन की डेंसिटी सपोज करो मैंने ले ली DF, तो फाइनल सॉल्यूशन का मास तो हमें पता है WF है, और फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो है VF। तो इसका मतलब ये कंडीशन आ गई। अब आपको पता है व्हाट इज द लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, ये आप पढ़ चुके हो। और अगर मैं इस स्टेटमेंट को लिखूं कि ऑल द सॉल्यूशन हैव द सेम डेंसिटी, तो इस अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, बेटा इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 इज इक्वल टू DF। मतलब बेटा हर एक सॉल्यूशन की डेंसिटी कैसी है, सेम। अगर इस स्टेटमेंट की अगर हम बात मानते हैं तो चलिए आप एक काम करो, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन अप्लाई करो। अगर आप लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन लगाओगे तो मास कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग क्या आएगा, ये आपका आ गया रिजल्ट नंबर 1। पहला रिजल्ट बता रहा हूं मैं आपको, रिजल्ट 1। तो रिजल्ट 1 आप क्या अप्लाई करोगे, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या हो जाएगा कि फाइनल सॉल्यूशन का जो मास है दैट इज इक्वल टू द समेशन ऑफ मास ऑफ ऑल दी सॉल्यूशन। बेटा यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पे आपको जो फिगर बनाया था उसमें 3 ही सॉल्यूशन लिए थे। अगर 3 से ज्यादा सॉल्यूशन होंगे तो आप उन सबके मास को भी क्या कर दोगे, यहाँ पे ऐड कर दोगे। तो ये आपको याद रखना है कि लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या है, वैलिड है, हर जगह वैलिड है। सिर्फ मैंने बताया था कि न्यूक्लियर रिएक्शन को छोड़ के बाकी हर जगह लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन हमारा क्या होता है, वैलिड होता है। ठीक है। अगर ये देखो बेटा, आपको ये चीज पता है व्हाट इज मास, तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो आप क्या कर सकते हो, जो फाइनल सॉल्यूशन का मास है, ये है आपके पास रिजल्ट नंबर 2 मैं बता रहा हूं आपको, आइडियल मिक्सिंग का रिजल्ट नंबर 2।
तो आप मास को वॉल्यूम इंटू डेंसिटी से रिप्लेस कर दो, तो मास WF की जगह आप क्या लिख सकते हो, वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम ऑफ फाइनल सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। W1 की जगह आप क्या लिख सकते हो बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नंबर 1, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन नंबर 1। W2 की जगह लिख सकते हो V2 D2, इसी तरीके से W3 की जगह लिख सकते हो B3 D3 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। अब आपको पता है कि D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 इज इक्वल टू D4, और आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो आगे एंड सो ऑन। इसका मतलब जितने भी डेंसिटी वाले टर्म्स हैं वो सब क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि फाइनल सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा दैट इज इक्वल टू द समेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ ईच सॉल्यूशन विच टेक पार्टिसिपेट इन अ मिक्सिंग। ये हो गया आपके पास रिजल्ट नंबर 2। समझ में आया मैंने आपको क्या बताया? तो ये हमारे पास दो कंडीशन बनते हैं आइडियल मिक्सिंग की, है ना। चलो अब एक काम करता हूं मैं, नॉन आइडियल मिक्सिंग समझाता हूं। तो हेडिंग डालना नॉन आइडियल मिक्सिंग। तो नॉन आइडियल मिक्सिंग में समझ में आ रहा होगा कि अगर आइडियल मिक्सिंग में आप हर एक सॉल्यूशन की डेंसिटी को इक्वल लेते हो, तो नॉन आइडियल मिक्सिंग में बेटा क्या होगा, डेंसिटी ऑफ ऑल दी सब्सटेंसेस आर डिफरेंट। तो नॉन आइडियल मिक्सिंग में आप लिख लेना density of all solutions are different, are different। कि सॉल्यूशन की डेंसिटी कैसी है बेटा, डिफरेंट डिफरेंट है। मतलब आप यहाँ बोल सकते हो कि D1 इज नॉट इक्वल टू D2 इज नॉट इक्वल टू D3 इज नॉट इक्वल टू DF इज नॉट इक्वल टू एंड सो ऑन। तो बेटा अगर हम नॉन आइडियल मिक्सिंग की बात करेंगे, तो नॉन आइडियल मिक्सिंग में अगर मैं रिजल्ट नंबर 1 लगाऊं, तो रिजल्ट नंबर 1 मेरा पास सेम रहेगा। कौन सा है, जो कि हमारा बेस्ड है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन पे। मतलब फाइनल सॉल्यूशन का जो मास होगा दैट इज द समेशन ऑफ मास ऑफ ईच सॉल्यूशन। तो ये हमारा वैलिड होगा, तो इसको तो मैं बना देता हूं अभी वैलिड। तो ये तो हो गया वैलिड। पर जो रिजल्ट नंबर 2 है, वो रिजल्ट नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू रिजल्ट नंबर 2 आप कैसे लिखोगे, फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन इज इक्वल टू फाइनल सॉल्यूशन का, सॉरी, सॉल्यूशन नंबर 1 का वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन नंबर 1, सॉल्यूशन नंबर 2 का वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन नंबर 2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है आइडियल मिक्सिंग में और एक नॉन आइडियल मिक्सिंग में। अब आपको क्या करना है, कुछ चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें नोट करनी है। इंपॉर्टेंट चीज क्या नोट करनी है, देखो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 ये है, until is mentioned in the क्वेश्चन। जब तक कि क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, ऑलवेज कंसीडर द आइडियल मिक्सिंग। तो लिख लो until nothing is mentioned in the question, until nothing is mentioned इन ए क्वेश्चन। जब तक क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, ऑलवेज कंसीडर, ऑलवेज कंसीडर, ऑलवेज कंसीडर आइडियल मिक्सिंग। हमेशा आपको क्या करनी है, आइडियल मिक्सिंग को कंसीडर करना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में बेटा कुछ भी गिवन नहीं है तो आप क्या करोगे, आइडियल मिक्सिंग को हमेशा कंसीडर करोगे। अब देखो इसमें लिखो पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 हमारा ये कहता है, व्हाट इज द पॉइंट नंबर 2, क्वेश्चन में बेटा कुछ भी मेंशन नहीं है, पर क्वेश्चन में उसने आपको हर एक सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन है, पर क्वेश्चन में उसने कुछ बोला नहीं है, तब आपको हमेशा नॉन आइडियल मिक्सिंग को ही कंसीडर करना है। तो पॉइंट नंबर 2 होगा, इफ all the solution, if all solution, if all solutions density, if all solution density are given in a question, are given in a question, always consider, always consider नॉन आइडियल मिक्सिंग, नॉन आइडियल मिक्सिंग। अगर बेटा आपको क्वेश्चन में उसने हर एक सब्सटेंस की डेंसिटी दे दी और उसने फिर कुछ नहीं बोला है कि आइडियल मिक्सिंग है नॉन आइडियल मिक्सिंग है, अगर डेंसिटी दी है इसका मतलब यही है कि वो आपको बता रहा है इनडायरेक्टली कि हमारी जो मिक्सिंग है वो मिक्सिंग कैसी है, नॉन आइडियल मिक्सिंग है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे
अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ ना, आपको एक ना गोल्डन चीज बताने वाला हूँ, वो हमारे बहुत काम का यूज होने वाला है। कैसे, देखो। अब यहाँ देखो बेटा, आपने क्या करा, ये आपके पास था, ये था आपके पास सॉल्यूशन वन। मैं इसको जरा डायग्राम सही कर देता हूँ। ये आपके पास था सॉल्यूशन वन, इसको मैं S1 लिख दूं। S1 समझ में आ रहा है, सॉल्यूशन वन। इस सॉल्यूशन वन का जो मास था W1 और इस सॉल्यूशन वन का जो वॉल्यूम था दैट इज V1। अब ये आपके पास था सॉल्यूशन टू, ये आ गया हमारे पास सॉल्यूशन टू। तो सॉल्यूशन टू का जो मास है W2 और सॉल्यूशन टू का जो वॉल्यूम है V2, और ये है मेरे पास एक सॉल्यूशन थ्री। तो सॉल्यूशन थ्री का जो मास है दैट इज W3 और सॉल्यूशन थ्री का जो वॉल्यूम है दैट इज V3। और जब आपने इनको मिलाया, जब आपने इनको मिक्सिंग करी, आपने क्या कर रहे हो, इनकी मिक्सिंग कर रहे हो बेटा, ये क्या हो रही है, इनकी मिक्सिंग। तो मिक्सिंग करने पे क्या मिलेगा हमें, फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा। मिक्सिंग करने पे हमें क्या मिलेगा, एक फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा, जिसका मास हो जाएगा फाइनल मास WF और वॉल्यूम हो जाएगा VF। अब यहाँ पे बेटा एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको मोलैरिटी की बात करूं, मैं किसकी बात करूं, मोलैरिटी की बात करता हूं, तो मोलैरिटी की अगर मैं बात करता हूं, तो ये चीज ध्यान रखना कि मोलैरिटी, जिस सब्सटेंस की आप मोलैरिटी निकाल रहे हो, सपोज करो मैं X की मोलैरिटी निकाल रहा हूं, तो हमेशा मोलैरिटी कौन सी निकलेगी, फाइनल सॉल्यूशन में ही मोलैरिटी निकलेगी। समझ में आ रही है बात, फिर से समझो। अगर आप कोई सब्सटेंस है आपके पास X, आपके पास क्या है, एक कोई सब्सटेंस है X, उस सब्सटेंस की आप फाइनल सॉल्यूशन में क्या निकाल रहे हो, मोलैरिटी निकाल रहे हो। जब हम फाइनल सॉल्यूशन में मोलैरिटी निकालेंगे, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स अपॉन फाइनल वॉल्यूम। तो आपको यहाँ पे जो मोल्स यूज करने हैं, तो आपने अगर X की मोलैरिटी निकाली है फाइनल सॉल्यूशन में, तो आप क्या करोगे, फाइनल सॉल्यूशन में मोल्स ऑफ X फाइंड आउट करोगे। समझ में आ रही है बात, तो मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। आप क्या करोगे, मोल्स ऑफ X फाइंड आउट करोगे फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है। और उसके बाद आप डिवाइड करोगे वॉल्यूम, फाइनल सॉल्यूशन के वॉल्यूम को इन लीटर। ये आपको ध्यान रखना है, यही आपका न्यूमेरिकल में आप इसी से खेलोगे। जो पूरा का पूरा खेल होगा वो इसी फॉर्मूले पे ही होगा। तो थोड़ा सा मैं इसको डिटेल से भी बताऊंगा, उसके बाद न्यूमेरिकल पे मैं आऊंगा, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, ठीक है। चलो यहाँ पे एक बार समझने की कोशिश करो क्या है। एक मैं क्वेश्चन, थोड़ा सा एक क्वेश्चन कराता हूँ। सपोज करो बेटा, मैंने क्या करा, मैं क्या करता हूँ, HNO3 ले लिया मैंने, इसको बोलता है नाइट्रिक एसिड। ये क्या हमारे पास एक एसिड है, अभी आप ये समझो मेरे पास क्या है कि एसिड है, ठीक है। और मैंने एक एसिड ले लिया अपना, एसिडिक एसिड CH3COOH। या एक काम करता हूँ, मैं चेंज कर देता हूँ, एसिड मैं लेता हूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेता हूँ, ताकि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा, 100% आयनाइज हो जाएगा। तो HNO3 ले लिया मैंने, एक HCl ले लिया। तो बेटा एक चीज ध्यान रखना, HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड, HCl होता है सल्फ्यूरिक एसिड। और ये दोनों एसिड हमारे पास कैसे एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड। ऐसे का मतलब क्या है, ऐसे का मतलब है कि दोनों एसिड कैसे हैं हमारे, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। अब मैंने इन एसिड के क्या लिए, सॉल्यूशन लिए, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। अगर आप प्योर एसिड लोगे तो प्योर एसिड सॉल्यूशन नहीं है, तो आप क्या करोगे, आपने ले लिया HCl का एक एक्वस सॉल्यूशन, अब ये बन गया सॉल्यूशन, और HNO3 का भी एक्वस सॉल्यूशन। तो आप बोल सकते हो कि HNO3 एक्वस बेसिकली क्या है, एक एसिडिक सॉल्यूशन है। HCl एक्वस मेरे लिए क्या है, एक एसिडिक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन के लिए बेटा दो चीजें जरूरी हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। अगर आप HCl में HNO3 मिला देते हो, आप HCl में आपने HNO3 मिलाया, तो आपने सॉल्यूशन की मिक्सिंग थोड़ी ना की है, क्योंकि वो प्योर फॉर्म में HCl था, प्योर फॉर्म में HNO3 था। आपको तो सॉल्यूशन की मिक्सिंग करनी है, तो सॉल्यूशन की मिक्सिंग करने के लिए पहले सॉल्यूशन होना तो चाहिए। इसलिए हमने क्या करा, HNO3 ना लेके HNO3 एक्वस लिया। HNO3 एक्वस का मतलब है कि HNO3 वाटर के अंदर मिक्स है। HNO3 एक्वस का मतलब हो गया HNO3 मेरा वाटर के अंदर है, मतलब एक सॉल्यूशन है। आपने HCl एक्वस लिया, HCl एक्वस का मतलब हो गया कि HCl हमारा वाटर के अंदर है, मतलब एक सॉल्यूशन है। अब आप इनकी मिक्सिंग करोगे, तो मिक्सिंग कैसी होनी चाहिए सॉल्यूशन की, नॉन रिएक्टिव। और एसिड में अगर आप एसिड मिला दोगे तो नॉन रिएक्टिव मिक्सिंग है, तो कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है। तो बेटा अब ये देखो, बेसिकली होगा क्या, ये जो एसिड है, ये एसिड कैसे, स्ट्रॉन्ग एसिड। और स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रॉपर्टी होती है, वो 100% क्या होते हैं, आयनाइज होते हैं। 100% आयनाइज का मतलब वो 100% अपने आयंस में ब्रेक हो जाएंगे। आयंस में ब्रेक होने का मतलब बेटा कि HNO3 आपको क्या देगा, अपने आयंस में ब्रेक होके आपको
H प्लस एक्वस देगा और NO3 माइनस एक्वस देगा। अपने आयंस में क्या हो गया बेटा, ये ब्रेक हो गया, आयंस में ब्रेक हो गया, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, और जो सॉल्ट होते हैं वो 100% क्या होता है, आयनाइज हो जाते हैं वाटर में। अब मैं बात करता हूँ HCl की, तो HCl भी क्या देगा, HCl एक्वस है, एक्वस का मतलब वाटर में ये 100% आयनाइज हो जाएगा, और ये आपको दे देगा H प्लस एक्वस, और ये आपको दे देगा Cl माइनस एक्वस। समझ में आ रही है बात। सपोज करो बेटा ये है मेरे पास सॉल्यूशन नंबर 1 और ये है मेरे पास सॉल्यूशन नंबर 2, ठीक है। तो सॉल्यूशन नंबर 1 जो था HNO3 एक्वस सॉल्यूशन, इसका सपोज करो वॉल्यूम है V1, ठीक है, और इसके अंदर इसकी मोलालिटी मैं ले लेता हूँ M1। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं निकालता हूं HCl। HCl का मैंने वॉल्यूम ले लिया V2, HCl एक्वस सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो हो गया V2, और मोलैरिटी कितनी हो गई M2। तो मैंने आपसे पूछा बताओ मुझे द मोलैरिटी ऑफ HCl फाइनल। तो मोलैरिटी यहाँ देखा ना आपने, मोलैरिटी समझ में आ गया ना, मोलैरिटी क्यों पूछी, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लगाया, सब्सटेंस के आगे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। जैसे ही सब्सटेंस के आगे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, इसका मतलब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, सब्सटेंस की मोलैरिटी पूछ रहा हूँ। तो मैंने पूछा व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ HCl इन द फाइनल सॉल्यूशन। तो आप क्या बोलोगे, आप निकालोगे द मोल ऑफ HCl इन फाइनल सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ फाइनल सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ फाइनल सॉल्यूशन इन लीटर। समझ में आ रही है बात बेटा। अब बेटा देखो, अगर सपोज करो B1 लीटर में है और B2 लीटर में है, सपोज करो HNO3 एक्वस का जो वॉल्यूम है वो क्या है, B1 लीटर, और हमारा HCl एक्वस का जो वॉल्यूम है वो है हमारा B2 लीटर। समझ में आ गई बात। तो मैंने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि मुझे बताओ व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ HCl इन द फाइनल सॉल्यूशन। तो फाइनल सॉल्यूशन में मुझे HCl के मोल्स देखने पड़ेंगे और फाइनल सॉल्यूशन का ही वॉल्यूम देखना पड़ेगा। तो अगर मैं फाइनल सॉल्यूशन में HCl के मोल्स देखूं, तो फाइनल सॉल्यूशन में HCl के मोल्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, B2M2। समझ में आ रहा है कि मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो मोल्स तो यही रहने वाले हैं HCl के, बस फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम बेटा क्या हो जाएगा, B1 प्लस B2। यही कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है कि जिस सब्सटेंस का आप फाइनल, ये बेसिकली फाइनल सॉल्यूशन लिख लो तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जिस सब्सटेंस का आप फाइनल सॉल्यूशन में मोलैरिटी निकाल रहे हो, उसी सब्सटेंस का आप फाइनल सॉल्यूशन में क्या निकालोगे, यहाँ लिखो फाइनल सॉल्यूशन में क्या निकालोगे, मोल्स निकालोगे, और यहाँ पे आप क्या यूज करोगे, फाइनल वॉल्यूम यूज करोगे। तो अभी मैं 2-3 क्वेश्चन करा देता हूँ तो आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो मूव करता हूँ मैं क्वेश्चन को। आज हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है कि 100 ml 0.1 मोलर HCl एक्वस और 200 ml 0.1 मोलर H2SO4 solution are mixed together. Calculate the concentration of all ions in the final solution. आपसे पूछा गया है कि फाइनल सॉल्यूशन में हर एक आयन की कंसंट्रेशन बताओ। सिंपल क्वेश्चन है, वन बाय वन करके मेरे हर एक क्वेश्चन का आंसर देना, तो क्वेश्चन में आपको बड़ा मजा आने वाला है। आप कर क्या रहे हो बेटा, आपके पास एक HCl एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है, आप उसकी मिक्सिंग करो किसके साथ, H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन के साथ। तो बेटा यहाँ देखो, इसका मतलब ये मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन मेरे पास HCl एक्वस है, एक सॉल्यूशन मेरे पास H2SO4 एक्वस है, ठीक है, यहाँ समझ में आया आपको। अब यहाँ देखो, जब आपने इनकी मिक्सिंग की तो मिक्सिंग कैसे होनी चाहिए, नॉन रिएक्टिव। और नॉन रिएक्टिव मिक्सिंग कब हो सकती है, जब एसिड में एसिड मिलाओ, बेस में बेस मिलाओ, या सॉल्ट में सॉल्ट मिलाओ, और सॉल्ट में एक टाइप के आयंस कैसे हो जाए, मेरे कॉमन्स हो जाए। तो यहाँ देखो HCl क्या होता है, एक एसिड होता है, इसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और H2SO4 क्या होता है, डाइसल्फ्यूरिक एसिड, ये भी क्या एक एसिड है। तो बेसिकली आप एसिड में एसिड मिला रहे हो, इसका मतलब मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन कैसी है, नॉन रिएक्टिव है। तो जो भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया वो पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ वैलिड है। अब आप यहाँ देखो कि HCl जो है, HCl जो ये मेरे पास क्या है, आप इसे चाहो तो आप इसको बोल सकते हो सॉल्यूशन नंबर 1, और H2SO4 एक्वस हो जाएगा आपके पास सॉल्यूशन नंबर 2, ताकि ना थोड़ा और आसान आ जाए, ताकि फीलिंग आ जाए। अब आपको क्या आने लगेगी, फीलिंग आने लगेगी। मैं इसको थोड़ा सा सही से लिख देता हूं मैं, सॉल्यूशन 1। तो दो सॉल्यूशन समझ में आ गए, एक सॉल्यूशन हो गया मेरे पास HCl एक्वस और दूसरा सॉल्यूशन हो गया H2SO4 एक्वस। तो बेटा आप देखो, अब मैं सॉल्यूशन 1 की बात करता हूं, तो सॉल्यूशन 1 का वॉल्यूम कितना है, 100 ml, और सॉल्यूशन 1 की जो मोलैरिटी है, वो मोलैरिटी कितनी है, 0.1 मोलर, ठीक है। अगर मैं सॉल्यूशन नंबर 2 की बात करता हूँ, H2SO4
एक्वस की बात करता हूं तो H2SO4 एक्वस का जो वॉल्यूम है वो है 200 ml और H2SO4 एक्वस की जो मोलैलिटी है वो मोलैलिटी कितनी है 0.1 मोलर। ठीक है, आपने इनको मिक्सिंग कर दी, आपने क्या करा इनकी मिक्सिंग कर दी। अब देखो एक बार बताओ क्या क्वेश्चन में गिवन है कि मिक्सिंग आइडियल है कि नॉन आइडियल है? आपका आंसर होना चाहिए नहीं गिवन है। क्या क्वेश्चन में आपको हर एक सब्सटेंस की डेंसिटी गिवन है, मतलब HCl की डेंसिटी गिवन है, H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन है, या फिर जब आप HCl एक्वस में H2SO4 एक्वस मिला रहे हो तो फाइनल सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन है? नहीं गिवन है। तो इसका मतलब अब आपको यहाँ पे क्या मानना पड़ेगा कि हमारी मिक्सिंग कैसी है? आइडियल। तो मिक्सिंग हमारी कैसी होगी बेटा? आइडियल। मैंने क्या बोला? इफ नथिंग इज मेंशन कंसीडर द आइडियल मिक्सिंग। तो ये हमारी मिक्सिंग कैसी होगी? आइडियल होगी। बिल्कुल कॉन्सेप्ट से चल रहा हूं मैं, कोई डाउट नहीं है। अब देखो, अब आपने क्या बनाया, इनकी मिक्सिंग करी तो मिक्सिंग करने के बाद आपको क्या मिला? एक फाइनल सॉल्यूशन मिला। तो ये है आपके पास एक फाइनल सॉल्यूशन। ये आपको क्या मिला? एक फाइनल सॉल्यूशन। और ये फाइनल सॉल्यूशन है किस किस का? ये फाइनल सॉल्यूशन है HCl एक्वस का और H2SO4 एक्वस का। तो आप क्या कर सकते हो? रिजल्ट लगा सकते हो आइडियल मिक्सिंग के। क्या रिजल्ट लगा सकते हो? कि जो फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? V1। अगर हम इसको V1 ले लें और इसको हम M1 ले लें। V1 M1 क्यों लिया बेटा? क्योंकि हमने इसको दिया सॉल्यूशन नंबर 1। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन 1। इसी तरीके से H2SO4 एक्वस को मैंने नंबर दिया है 2, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 2 एंड मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन 2। समझ में आ गई बात? तो आप यहाँ पे लगा सकते हो BF इज इक्वल टू B1 प्लस B2 दैट इज इक्वल टू 300 ml। ठीक है, ये हो गया आपके पास। समझ में आ रहा है कैसे लगाया हमने? क्योंकि हमारे पास मिक्सिंग कैसी हो गई? एक आइडियल मिक्सिंग हो गई। तो हमारे पास फाइनल सोल्यूशन आ गया। अब उसने आपसे क्या क्या पूछा वो देखो। अच्छा, कुछ और निकालने से पहले अगर मैं आपसे एक और चीज पूछूं, क्या मुझे बता सकते हो कि सॉल्यूशन नंबर 1 में HCl के कितने मोल्स हैं? द मोल्स प्रेजेंट HCl इन सॉल्यूशन नंबर 1। तो कैसे निकालोगे? V1M1। अब बेटा ये तो बहुत बार निकाल चुके हो, अब तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब वॉल्यूम किसमें पुट कर रहे हो बेटा? ml में, तो मोल्स भी क्या मिलेंगे? मिली मोल्स मिलेंगे। ठीक है, और सॉल्यूशन नंबर 2 में आप H2SO4 के क्या मुझे मोल्स बता सकते हो? तो सॉल्यूशन नंबर 2 में H2SO4 के मोल्स क्या होंगे? M2B2 दैट इज इक्वल टू 20 मिली मोल। ये आपको निकाल लेना है। सॉल्यूशन नंबर 1 में आपने क्या करा? HCl के मोल निकाले। सॉल्यूशन नंबर 2 में आपने क्या करा? H2SO4 के मोल निकाले। ठीक है, अब क्वेश्चन में उसने आपसे क्या पूछा? आप पहले वो समझने की कोशिश करो। आपसे पूछा गया है कैलकुलेट दी कंसंट्रेशन ऑफ ऑल आयंस इन फाइनल सॉल्यूशन। कि फाइनल सॉल्यूशन में जो भी आयंस है उनकी कंसंट्रेशन बताओ। अब मैं क्या कर रहा हूं? मैं क्या कर रहा हूं कि फाइनल सॉल्यूशन में मैं HCl और H2SO4 की क्या निकाल रहा हूं? कंसंट्रेशन निकाल रहा हूं। अगर मैं कंसंट्रेशन निकालता हूं HCl की, किसमें निकाल रहा हूं बेटा? फाइनल सॉल्यूशन में। तो मुझे क्या लिखना पड़ेंगे? मोल ऑफ HCl इन फाइनल सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय फाइनल वॉल्यूम। समझ में आ गई बात? ये फॉर्मूला वही है जो मैंने जस्ट अभी आपको बताया है कि हम क्या यूज करेंगे कि फाइनल सॉल्यूशन में जिस सब्सटेंस की हम मोलैलिटी निकालेंगे उस सब्सटेंस के ही मोल्स लेंगे और फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेंगे। अब एक बात बताओ बेटा, हम दो सॉल्यूशन की मिक्सिंग कर रहे हैं। सॉल्यूशन 1 जो HCl का है, सॉल्यूशन 2 जो H2SO4 का है। अब एक बार बताओ, सॉल्यूशन 1 से क्या, या फिर सॉल्यूशन सॉल्यूशन 2 पे बताओ, सॉल्यूशन 2 से क्या आपको HCl के कोई भी मोल्स मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। आपको जो भी मोल्स मिलेंगे वो कहां से मिलेंगे? सॉल्यूशन 1 से ही मिलेंगे। फाइनल सॉल्यूशन के अंदर HCl के जो भी मोल्स आएंगे वो मोल्स कहां से आएंगे? फाइनल सॉल्यूशन के अंदर HCl के जो भी मोल्स आएंगे वो सॉल्यूशन 1 से ही आएंगे। और सॉल्यूशन 1 में HCl के कितने मोल्स है? 10 मिली मोल। तो ये आपको पता है। तो द कंसंट्रेशन ऑफ HCl जो आएगी बेटा वो कितनी आ जाएगी? इज इक्वल टू, मोल्स आ गए 10 मिली मोल्स। और अगर मैं बात करता हूं फाइनल वॉल्यूम की, तो फाइनल वॉल्यूम कितना आया था हमारे पास? 300 ml। 300 ml। अब आप यहाँ देख सकते हो मोल्स मैंने किस में पुट करे? मिली मोल्स में। वॉल्यूम मैंने किस में पुट करा? ml में। तो ये मिली से ये कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर आ गया 1/30 मोल पर लीटर, या फिर से आप कैपिटल M लिख सकते हो। तो यहाँ आपने बेटा अभी क्या करा मैं बताता हूँ आपको। आपने फाइनल सॉल्यूशन में HCl, अभी थोड़ा और ऊपर करता हूँ ताकि, हाँ, फाइनल सॉल्यूशन में आपने HCl की मोलैरिटी निकाली।
अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं फाइनल सॉल्यूशन में H2SO4 की मोलैरिटी निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो फाइनल सॉल्यूशन में H2SO4 की अगर मैं मोलैरिटी निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा? मोल ऑफ H2SO4, मोल ऑफ H2SO4 इन फाइनल सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। अब एक बार बताओ फिर से कि फाइनल सॉल्यूशन में H2SO4 के मोल्स कहां से आएंगे? सॉल्यूशन 1 से आएंगे कि सॉल्यूशन 2 से आएंगे? सॉल्यूशन 1 तो आपको HCl के मोल्स देगा। फाइनल सॉल्यूशन में जो H2SO4 के मोल्स आएंगे वो कहां से आएंगे बेटा? वो आएंगे हमारे सॉल्यूशन 2 से। और सॉल्यूशन 2 में H2SO4 के कितने मोल्स हैं? 20 मिली मोल्स हैं। यही 20 मिली मोल्स हमारे फाइनल सॉल्यूशन में आ जाएंगे। तो 20 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 20 मिली मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ फाइनल सॉल्यूशन इज 300 ml। ये mm कैंसिल हो गया तो ये आ गया आपके पास 1/15 मोल। समझ में आया? आई थिंक मुझे लगता नहीं यहाँ पे अभी तक कोई दिक्कत आई होगी किसी को। यहाँ में से बॉक्स में बंद करूंगा दिक्कत हो जाएगी, है ना? मैं बॉक्स में बंद नहीं करता हूँ, लाइन खींच देता हूँ। ठीक। अब बेटा देखो, अब मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूँ फिर से। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है उसने? एक क्वेश्चन को आप इतना अच्छे से पढ़ लो ना, इतने अच्छे से पढ़ लो, फिर आपका हर एक क्वेश्चन आगे वाले क्वेश्चन बड़े आसान लगने वाले हैं। ठीक है, तो आगे आपसे उसने क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द आयंस इन फाइनल सॉल्यूशन। आपसे फाइनल सॉल्यूशन में आयंस की कंसंट्रेशन पूछी है। तो बेटा अब यहाँ पे आओ, मेन रोल तो अब आने वाला है, मजा अब आपको यहाँ पे आएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको मजा दिलाते हैं। एक मिनट, कहाँ पे गया क्वेश्चन हमारा? ये है क्वेश्चन, है ना? कुछ एक मिनट रुकिए, क्वेश्चन, हाँ अब सही। मुझे एक ब्लैंक शीट की रिक्वायरमेंट है, चलो मैं यहीं पे बताता हूँ आपको। चलो यहाँ पे समझो। तो फाइनल सॉल्यूशन की बात करूंगा बेटा, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि फाइनल सॉल्यूशन के अंदर क्या है? HCl एक्वस है और H2SO4 एक्वस है। अब HCl एक्वस आपको क्या क्या देगा? HCl आपको एक्वस आपको देगा H प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस। समझ में आ रही है बात? अब मैं बात करता हूँ H2SO4 की। तो H2SO4 अपने आयंस में ब्रेक होगा, कैसे ब्रेक होगा? 2H पॉजिटिव एक्वस और SO4 माइनस 2 एक्वस। थोड़ा बहुत मुझे लगता है आप लोगों ने केमिस्ट्री इतनी पढ़ी होगी कि SO4 माइनस 2 को सल्फेट आयंस बोलते हैं। H2SO4 क्या एसिड है? कैसा एसिड है? डाई बेसिक एसिड है। डाई बेसिक एसिड क्यों है? क्योंकि इसके अंदर दो एसिडिक हाइड्रोजन है। ठीक है, तो वो दो एसिडिक हाइड्रोजन निकाल सकता है, दो H निकाल सकता है, दो प्रोटॉन निकाल सकता है, दो प्रोटॉन डोनेट कर सकता है। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करो बेटा कि HCl जो आयनाइज होगा तो आयनाइज होकर क्या देगा? H प्लस Cl माइनस। और H2SO4 जब आयनाइज होगा तो वो हमें देगा 2H प्लस और SO4 माइनस 2। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है, फिर से ध्यान दो, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि फाइनल सॉल्यूशन के अंदर जो आयंस हैं उनकी कंसंट्रेशन बताओ। तो मेरे पास तो भैया फाइनल सॉल्यूशन में कौन कौन से आयंस हैं देखो जरा। मेरे पास H प्लस एक्वस आयन है। आयन होता है क्या? जिसके ऊपर क्या होता है? चार्ज होता है। मेरे पास Cl माइनस एक्वस आयन है। मेरे पास H2SO4 की बात करूंगा तो H2SO4 मुझे H प्लस आयन देगा और साथ में मुझे सल्फेट आयन देगा, SO4 माइनस 2 आयन देगा। आपको इनकी कंसंट्रेशन बतानी है। समझ में आ रही है बात? अब देखो होता क्या है, अब देखो यहाँ पे गेम समझो। तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ इसको तो कैसे लिख सकता हूँ? मुझे निकालना क्या है बेटा? मुझे निकालना है फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। आयंस कौन कौन से हो गए? एक तो होगा H प्लस एक्वस। H प्लस एक्वस का मतलब क्या हो गया बेटा? अगर मैंने क्या बोला, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप जो सब्सटेंस लिखोगे उस ब्रैकेट उसी सब्सटेंस के आपको फाइनल मोल्स लेने हैं। तो मोल्स ऑफ H प्लस एक्वस इन फाइनल सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ फाइनल सॉल्यूशन, आपको ये निकालना है। और आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको फाइंड आउट करना है तीन टाइप के आयंस आपको मिले। कौन कौन से तीन टाइप के आयंस है बेटा? देखो, H प्लस आयन, दिस इज द आयन नंबर 1। Cl माइनस आयन, दिस इज द आयन नंबर 2। अब H2SO4 भी आपको H प्लस आयन दे रहा है, तो H प्लस आयन को आपने आयन नंबर 1 ही तो हो गया, ये भी तो आपका आयन नंबर 1 ही तो है। और सल्फेट आयन, सल्फेट आयन हो गया आयन नंबर 3। तो हमारे पास तीन डिफरेंट टाइप के आयंस हैं। इन तीनों डिफरेंट टाइप के आयंस की हमें क्या निकालनी है? फाइनल सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन निकालनी है।
तो आपको क्या क्या निकालना है बेटा, आपको निकालना है, दिस इज द पार्ट 1। आपको दूसरा पार्ट क्या निकालना है कि फाइनल सॉल्यूशन में क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन that is equal to mole of Cl minus aqueous in final solution divided by वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम। और तीसरा आपको फाइंड आउट करना है कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट SO4 माइनस 2 आयन इन फाइनल सॉल्यूशन। तो कैसे निकालोगे बेटा, इसको निकालोगे मोल ऑफ SO4 माइनस 2 इन फाइनल सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ फाइनल। तो बेटा मैं बता देता हूं आपको, अब ये देखो फाइनल सॉल्यूशन में H प्लस आयन की कंसंट्रेशन निकालनी है, तो हमें फाइनल सब हर एक केस में वॉल्यूम तो सेम आने वाला है, कितना 300 ml। फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो हर एक केस में सेम आएगा 300 ml, और ये आ गया हमारे पास 300 ml। अब जो पूरा का पूरा चेंज आएगा, पूरा का पूरा चेंज आएगा मोल्स पे। अब ये मोल्स समझो, ठीक है, मोल्स समझो। देखो यहाँ पे, अब यहाँ देखो हमने बेटा यहाँ पे ये पार्ट क्यों हमने सॉल्व किया था, अब आपको समझ में आएगा। फाइनल सॉल्यूशन में HCl जो है, HCl की कंसंट्रेशन कितनी है 1/30, और जो ये HCl है, HCl एक्वस, ये ब्रेक होके क्या देता है H प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस। मतलब HCl का एक मॉलिक्यूल एक H प्लस आयन देता है, ठीक है, समझ में आ रही है बात। H प्लस का HCl का एक मॉलिक्यूल, HCl का, फिर से सुनो, HCl का एक मॉलिक्यूल जो है आयनाइज होके एक H प्लस आयन देता है, ठीक है। पर मेरे पास तो HCl के कितने मोल्स हैं, मेरे पास HCl के 10 मिलीमोल्स हैं। कितने मोल्स हैं, 10 मिलीमोल्स हैं। तो ये 10 मिलीमोल्स आयनाइज होंगे, तो आयनाइज होके कितने हमें H प्लस आयन देंगे, हमें 10 मिलीमोल्स आयन देंगे। समझ में आ रही है बात, फिर से सुनो, मैं समझाना जो चाह रहा हूँ। HCl एक्वस जो है वो आयनाइज होके H प्लस और Cl माइनस में जाता है, ठीक है। आपने देखा जब मेरे पास एक मॉलिक्यूल था HCl का, तो जब वो एक मॉलिक्यूल HCl का आयनाइज होता है तो वो एक H प्लस आयन देता है। पर मेरे पास टोटल HCl के कितने कितने मोल्स हैं, 10 मिलीमोल्स हैं। तो ये जब 10 मिलीमोल्स जब आयनाइज होंगे तो H प्लस के 10 मिलीमोल्स ही देंगे और Cl माइनस के भी 10 मिलीमोल्स ही देंगे। समझ में आ रही है कहानी। इस तरीके से बेटा देखो, आपको मत सोचना कि एक एक दो दो लाइन के क्वेश्चन होंगे और फटाफट हो जाएगा। अब हर एक कॉन्सेप्ट यूज होगा। देखो कितना पुराना कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है यहाँ पे, बिल्कुल स्टार्टिंग की क्लास का, और यहाँ पे यूज हो रहा है। अब देखो, तो ये तो कहानी हो गई पूरी की पूरी, किसकी कहानी हो गई बेटा, ये पूरी की पूरी कहानी हो गई है हमारी HCl की। अब एक काम करो, अब आ जाओ आप H2SO4 पे। तो अगर मैं H2SO4 की बात करता हूँ तो H2SO4 का मैं कहाँ बताऊँ, स्पेस का बड़ा इशू है और ब्लैंक शीट मेरे पास है नहीं। तो मैं एक काम करता हूँ, H2SO4 का यहाँ बताता हूँ इस वाले स्पेस में। तो बेटा देखो H2SO4 एक्वस जो है ये आयनाइज होके हमें क्या देगा, 2H प्लस एक्वस और SO4 माइनस 2 एक्वस। समझने की कोशिश करना, सब समझ में आ जाएगा, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। अगर मेरे पास H2SO4 का एक मॉलिक्यूल होता तो H2SO4 का एक मॉलिक्यूल आयनाइज होके 2H प्लस आयन दे रहा है। H2SO4 का एक मॉलिक्यूल आयनाइज होके 2H प्लस आयन दे रहा है, या फिर आप बोल सकते हो कि H2SO4 का एक मॉलिक्यूल आयनाइज होके 1SO4 माइनस 2 आयन दे रहा है। पर हमारे पास H2SO4 के कितने मोल्स हैं, हमारे पास H2SO4 के हमने जो मोल्स निकाले, कितने मोल्स निकाले बेटा, ये 20 मिलीमोल्स। थोड़ा सा इसको जरा सही कर लो, कहीं 2 ना दिख रहा हो आपको। आपके पास ये कितने हैं, 20 मिलीमोल्स। आपके पास कितने 20 मिलीमोल्स हैं H2SO4 के। तो अगर H2SO4 के 20 मिलीमोल्स हैं तो H2SO4 के 20 मिलीमोल जब आयनाइज होंगे, तो एक मॉलिक्यूल आयनाइज होने पे अगर 2H प्लस दे रहा है तो 20 मिलीमोल आयनाइज होने पे कितना H प्लस देगा बेटा, 40 मिलीमोल। कितना देगा, 40 मिलीमोल। और जो सल्फेट है SO4, ये आयनाइज होके, जो सल्फेट है मेरा SO4, ये इसके कितने मुझे मिलीमोल्स मिलेंगे, इसके मुझे मिलेंगे 20 मिलीमोल्स। समझ में आई कहानी। थोड़ा सा स्पेस का यहाँ पंगा हो गया है, थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ 20 मिलीमोल,
पर ये कहानी आपको यहाँ पे समझनी है। क्या समझनी है कि H2SO4 का एक मॉलिक्यूल आयनाइज होके 2H प्लस देता है, तो H2SO4 के 20 मिलीमोल आयनाइज होके कितने H प्लस देंगे? 40 मिलीमोल्स। H2SO4 का एक मॉलिक्यूल आयनाइज होके एक सल्फेट आयन देता है, तो H2SO4 के 20 मिलीमोल आयनाइज होके कितने सल्फेट आयन देंगे? 20 मिलीमोल। अब बेटा देखो, इसको भी जरा हम एक बॉक्स में बंद करने की कोशिश करते हैं, अगर कर पाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। चलो ठीक है, अब देखो यहाँ, अब तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में। अब देखो यहाँ H आपको क्या निकालना है? H प्लस आयन की कंसंट्रेशन निकालनी है फाइनल सॉल्यूशन में। तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन जो होगी फाइनल सॉल्यूशन में वो क्या होगी? H प्लस आयंस के मोल्स इन फाइनल सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। अब देखो H प्लस आयन के मोल्स हमें कहाँ कहाँ से मिल रहा है? HCl से भी मिल रहा है, और साथ में मुझे कहाँ से मिल रहा है? H2SO4 से भी मिल रहा है। तो HCl से कितने मोल्स मिल रहे हैं मुझे? 10 मिलीमोल्स। और H2SO4 मुझे कितने मोल दे रहा है? 40 मिलीमोल्स, मिलीमोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ फाइनल सॉल्यूशन इज 300 ml। ये कैंसिल हो गया, तो इसको जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे ये आ जाएगा आई थिंक 50 1/6 मोलर आ जाएगा। ठीक है, ऐसी क्या होता है ना, हमें इंजीनियर बीटेक एमटेक करे हुए और हमने इतना ज्यादा कैलकुलेटर यूज कर लिया है कि हमारी आदत ऐसी हो गई है 2+2 भी हम कैलकुलेटर पे देखते हैं। अब जो होता है ना बराबर कैलकुलेशन करने वाली आदत, वो पूरी मेरी निकल चुकी है। तो मेरे को ना अपनी कैलकुलेशन पे कोई विश्वास नहीं होता है, तो इसलिए आप भी मत करना प्लीज, रिस्क लेना अपने उस पर। चलो समझ में आ गया। H प्लस आयन की कंसंट्रेशन फाइनल सॉल्यूशन में बेटा कितनी आ गई? 1/6 मोलर। अब देखो, आपको फाइंड आउट करना है Cl माइनस एक्वस की कंसंट्रेशन फाइनल सॉल्यूशन में। तो आपको देखना पड़ेगा फाइनल सॉल्यूशन में Cl माइनस के मोल्स कितने हैं। अब बेटा देखो, जो Cl माइनस एक्वस है ये आपको कहां से मिल रहा है? HCl से मिल रहा है, H2SO4 से नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब इसके जो मोल्स हो गए 10 डिवाइडेड बाय 300। ऊपर बेटा लिखना चाहो तो लिख लो 10 मिली मोल डिवाइडेड बाय ml, ये कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/30 मोलर। इसी तरीके से अगर मैं SO4 का निकालता हूँ सल्फेट का, तो SO4 माइनस 2 एक्वस, इसकी मोलैरिटी निकालेंगे तो इसके मोल्स लेने पड़ेंगे फाइनल सॉल्यूशन में। फाइनल सॉल्यूशन में इसके मोल्स कितने बेटा? 20 मिलीमोल्स। तो 20 मिलीमोल डिवाइडेड बाय 300 ml, ये कैंसिल हो गया। क्या चीज मैंने कैंसिल कर दी? ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे इसकी मोलैरिटी आ जाएगी 1/15 मोलर। बहुत लेंथी क्वेश्चन था, और क्वेश्चन में बिल्कुल दम नहीं था। क्वेश्चन में ऐसा नहीं क्वेश्चन में कि बहुत दम हो, ठीक है, क्वेश्चन में दम नहीं था। क्वेश्चन में क्या था, आपके पास दो एसिड थे, उनको आपने मिक्स किया। आपको पता है एसिड क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा? 100% आयनाइज होगा। जब ये 100% आयनाइज होगा तो अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा। उन आयंस की आपको क्या निकालनी थी? कंसंट्रेशन निकालनी थी फाइनल सॉल्यूशन में। तो हमने यहाँ से कंसंट्रेशन निकाली। तो एक बार अगर आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार आप चाहो तो इसको यहीं पे पॉज करके, एक बार आप इसको यहीं पे पॉज करके और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो कि मैंने कैसे सॉल्व किया है। मैंने हो सकता है कि बहुत लेंथी क्वेश्चन करा दिया हो इतना छोटे से क्वेश्चन को, पर बेटा ये बताना जरूरी था। ये बताना क्यों जरूरी था कि अब मैं आगे के क्वेश्चन ना बिल्कुल शॉर्ट में निकाल दूंगा। आगे के क्वेश्चन में क्या करूंगा? बिल्कुल शॉर्ट में करा दूंगा। ठीक है, चलो आइए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन आज का, ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, आज का हमारा क्या है? ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को रीड करो। द डेंसिटी ऑफ ए 3.6 मोलर H2SO4 एसिड सॉल्यूशन दैट इज 29% H2SO4 बाय मास विल बी। क्या पूछ रहा है ये? आपसे डेंसिटी पूछ रहा है, तो आपको क्या गिवन है? देखते हैं, डेंसिटी पूछ रहा है, क्या गिवन है। तो सिंपल क्वेश्चन है, तो कोई बचा ही नहीं इसमें। ये तो कंसंट्रेशन टर्म्स वाला क्वेश्चन आ गया। आपसे पूछा गया है डेंसिटी ऑफ ए 3.6 मोलर H2SO4 एसिडिक सॉल्यूशन दैट इज 29% H2SO4 बाय मास विल बी। ठीक है, देखो तो 3.6 मोलर का मतलब क्या है? 3.6 मोलर का मतलब है आपको सॉल्यूशन की मोलैरिटी गिवन है। तो सॉल्यूशन की आपको जो मोलैरिटी है वो मोलैरिटी कितनी गिवन है आपको? 3.6 मोलर। ठीक है,
तो आप इसको अपने वर्ड में कैसे लिख सकते हो बेटा? आप इसे अपने वर्ड में लिख सकते हो कि 3.6 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड में लिख देता हूँ, यहाँ है H2SO4। तो 3.6 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां से बेटा पता चल गया कि मोल ऑफ H2SO4 हमारे पास कितने हैं? मोल ऑफ H2SO4 है 3.6 मोल। और आपको पता चल गया कि द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर, या आप चाहो तो इसको लिख सकते हो 1000 ml। ठीक है, आपको क्या गिवन है ये देखो। अगर आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन है तो आपको पूछा गया व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो ले लो लेट D इज द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। D इज द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन और इसकी यूनिट ले लो आप ग्राम पर ml। तो बेटा सॉल्यूशन का आपको वॉल्यूम पता है, सॉल्यूशन की डेंसिटी पता है, सॉल्यूशन का मास भी मैं निकाल सकता हूँ। सो द मास ऑफ सॉल्यूशन इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 1000 इनटू डेंसिटी। तो डेंसिटी कितनी हो जाएगी? D, और ये आ जाएगा ग्राम। अब बेटा देखो, आपको जो गिवन है 29% H2SO4 बाय मास गिवन है, मतलब आपको परसेंट W/W की वैल्यू गिवन है 29%। और परसेंट W/W जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, इनटू 100। अब बेटा देखो, मास ऑफ सॉल्यूट क्या मैं निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। क्यों? अगर आपको बेटा सॉल्यूट के मोल पता है तो सॉल्यूट का मोलर मास क्या होता है? व्हाट इज द मोलर मास H2SO4? मैंने बताया भी था 98 ग्राम पर मोल, याद रख लेना। तो यहाँ से अगर आप मास निकालोगे तो मास ऑफ H2SO4 क्या हो जाएगा? मास ऑफ H2SO4 हो जाएगा मोल ऑफ H2SO4 इनटू मोलर मास ऑफ H2SO4। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे मास ऑफ H2SO4 को, तो ये आ जाएगा 3.6 इंटू 98, 3.6 इंटू 98, ये आ जाएगा 352.8 ग्राम। वैल्यू पुट करो बेटा, आप तो सब आपको पता ही है, तो इसको थोड़ा सा पता ही है, आप पुट करो। तो ये आ जाएगा 29 इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इज 352.8 ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन इज 1000 D इंटू 100। तो ये तो दो कैंसिल हो गए यहाँ पे, और मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ, इसको मैं 290 से डिवाइड करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से बेटा जो डेंसिटी की वैल्यू आएगी, डेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी 1.216 ग्राम पर ml, या फिर आप इसको लिख सकते हो 1.22 ग्राम पर ml, अगर आप इसे राउंड ऑफ करते हो तो इस क्वेश्चन का आंसर, ये तो सिंपल क्वेश्चन था, पता नहीं यहाँ पे मैंने कैसे इसको लगा दिया। यहाँ पे इसको लगाना नहीं था क्योंकि अभी हमारे पास मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन चल रहा था। तो ये तो कंसंट्रेशन टर्म वाला क्वेश्चन आ गया था डायरेक्ट बीच में, ग्राम पर ml। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। तो ये है हमारे पास आज का लास्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन भी यहाँ पे गलत सेट हो गया, ये भी कंसल्टेशन टर्म्स वाला क्वेश्चन। तो बेटा एक जमाने में AITPL होता था जिसका नाम था ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो ये बहुत पुरानी बात है कि ये AITPL एक एग्जाम होता था, अब इसी की जगह क्या होता है? जेई मेंस होता है। ठीक है, इसकी जगह क्या होता है? हमारा जेई मेंस। चलो, तो ये अगर आप चाहो तो होमवर्क में भी ले सकते हो, नहीं तो मुझसे चलो करवा ही लो ये क्वेश्चन। आप 5.2 मोलल, बेटा एक चीज ध्यान रखना यूनिट का, एक होती है मोलर, एक होती है मोलल। जो मोलर होती है, जो मोलर होता है ये होता है मोलैलिटी, कैपिटल M। और जो मोलर होता है ये होता है क्या? मोलैलिटी, स्मॉल है। ये आपको याद रखना है। तो आपको क्या गिवन है बेटा? आपको क्वेश्चन में मोलैलिटी गिवन है। तो मोलैलिटी कितनी गिवन है हमें? 5.2 m। मैं तो अभी क्वेश्चन ही नहीं कर रहा, सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। आप 5.2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, मोलर एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन है बेटा, तो एक्वस सॉल्यूशन देखते ही दिमाग की क्या बजनी चाहिए? घंटी। और घंटी वो क्या कहती है आपसे? एक्वस के लिए क्या लगाओ? सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? वाटर। अब ये सब चीजें आपको माइंड में बैठ जानी चाहिए।
तो सॉल्वेंट क्या हो गया, वाटर हो गया। अब मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल, इसका मतलब बेटा अगर मैं सॉल्यूशन की बात करता हूं तो सॉल्यूशन मेरे पास कैसा है, एक एक्वा सॉल्यूशन है, और एक्वा सॉल्यूशन किसका है, मिथाइल अल्कोहल का है। तो मैं एक काम करता हूँ ना, मिथाइल अल्कोहल की जगह CH3OH लिख देता हूँ। CH3OH जो होता है वो होता है मिथाइल अल्कोहल। तो इसका मतलब बेटा इस सॉल्यूशन के दो पार्ट होगा, एक पार्ट होगा सॉल्यूट और एक पार्ट होगा इसका सॉल्वेंट। ठीक है, एक पार्ट होगा इसका सॉल्यूट, एक पार्ट होगा इसका सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट हो जाएगा बेटा मिथाइल अल्कोहल CH3OH, और सॉल्वेंट हो जाएगा हमारा वाटर। एक्वा सॉल्यूशन के लिए सॉल्वेंट वाटर ही होता है, बता भी चुका। What is the mole fraction of methyl alcohol in the solution? आपसे पूछा what is the mole fraction of methyl alcohol in the solution। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल की अगर हम बात करेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोल ऑफ मिथाइल अल्कोहल डिवाइडेड बाय मोल ऑफ मिथाइल अल्कोहल प्लस मोल ऑफ वाटर। ये आपको करना है। तो बेटा अब ये देखो कि इस डेटा जो आपको एक गिवन था, मोलैलिटी जो गिवन थी, मोलैलिटी से आप क्या डेटा निकाल सकते हो वो समझो। तो मोलैलिटी होती क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, तो आप इन किलोग्राम। तो आप बोल सकते हो यहाँ से क्या बोल सकते हो कि 5.2 मोल ऑफ मिथाइल अल्कोहल CH3OH प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, या फिर आप इसे लिख सकते हो 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट क्या है हमारा वाटर। डायरेक्ट मैंने लिखा, ठीक है, समझ में आ गया क्या लिखा है मैंने, कि 5.2 मोल ऑफ मिथाइल अल्कोहल प्रेजेंट इन 1000, ये 1000 है, 1000 ग्राम ऑफ H2 क्या है, वाटर। अब आपको ये बात बताओ मुझे, वाटर आपको पता है, ठीक है, तो वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, तो डेंसिटी ऑफ H2 कितनी होती है बेटा, 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml। अगर आपको सॉल्वेंट मतलब H2O का मास पता है ना, हमें क्या पता है, H2O का मास पता है, तो डेंसिटी की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली इसमें। ठीक है, तो आप ये देखो बेटा, तो मोल ऑफ CH3 मिथाइल अल्कोहल कितने हो गए, 5.2, ये तो आपको पता चल गया। मोल ऑफ मिथाइल अल्कोहल कितने हो गए, 5.2। अब मोल ऑफ वाटर निकालने, तो मोल ऑफ वाटर कैसे निकाल सकते हो, मोल ऑफ वाटर का फॉर्मूला हो जाएगा मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ वाटर। और जो मोलर मास होता है वाटर का वो कितना होता है, 18 होता है। तो 1000 मास कितना है बेटा, 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास वाटर का मोलर मास हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल, 18 ग्राम पर मोल, ग्राम से ग्राम कैंसिल होगा, तो ये जो वैल्यू आएगी 55.5 होगी आई थिंक। हाँ 55 पॉइंट, ये याद भी रखना, 55.5 मोल। अब आपको बेटा देखो, मोल ऑफ मिथाइल अल्कोहल भी पता चल गए, मोल ऑफ वाटर भी पता चल गए। अब आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। तो वैल्यू पुट करो, मोल ऑफ मिथाइल अल्कोहल होगा 5.2, और यहाँ पे आ जाएगा 5.2 प्लस 55.55। तो इसको मैं एक बार सॉल्व कर देता हूँ, 5.2 ये सॉल्व करने पे आ रहा है 0 पॉइंट, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस बना देता हूँ मैं, जो मोल फ्रैक्शन आ रहा है मिथाइल अल्कोहल का सॉल्व करने पे, आप भी एक बार सॉल्व करके देखना। मेरी जो वैल्यू आ रही है 0.0855 आ रही है, मतलब 86 लिख सकता हूँ, 0.086। ये हो गया आपका आंसर। ये भी आपका क्या है बेटा, कंसंट्रेशन टर्म्स का ही है क्वेश्चन, तो ये है आपका आंसर। चलिए अब मैं आज क्या करने वाला हूँ ना, आज मैं कुछ अलग करने वाला हूँ। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि नेक्स्ट क्लास में मैं क्या कराऊंगा। ये हो गया आज का वर्क, जो मैंने आपको मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन कराया है। आज मैंने मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन में सिर्फ आपको एक ही न्यूमेरिकल करा पाया हूँ। तो नेक्स्ट क्लास में मैं मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन के कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन कराऊंगा न्यूमेरिकल, उसके बाद फिर आगे बढ़ूंगा। क्योंकि मुझे अभी भी लगता है कि मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन में थोड़ा सा आपको 3-4 क्वेश्चन और सॉल्व करने चाहिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, और ज्यादा अच्छे हो जाए। तो नेक्स्ट क्लास का पहली बार ऐसा है जो मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, क्योंकि आज मैं खुद सेटिस्फाई नहीं हूँ कि मैंने जो क्वेश्चन सेट किए, कि 3 क्वेश्चन मैंने मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन के सोच के सेट किए थे, जिसमें 2 क्वेश्चन मैंने कंसंट्रेशन टर्म्स के लगा दिए। तो देखा जाए तो मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन का जो एक प्रॉपर क्वेश्चन जो हुआ है, वो सिर्फ आज हमारा यही हो पाया है। ठीक है, तो कल नेक्स्ट क्लास में अब क्या होगा, मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन के मैं आपको 3 से लेके 4 क्वेश्चन कराऊंगा प्रीवियस ईयर वाले,
ताकि एक बार वो कॉन्सेप्ट आपको और अच्छे से हो जाए। तब तक मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी लेक्चर आपने प्रीवियस वाले नहीं देखे, आप उन्हें एक बार लेक्चर को देख मारो, अपने नोट्स को मेंटेन करो, और नोट्स मेंटेन करने के साथ साथ नोट्स को रिवाइज करना भी शुरू करो। अब आप देख चुके हो बेटा कि न्यूमेरिकल आपको इतने कराए जा रहे हैं कि आप बस एक बार ये कवर कर लो, एक बार पूरा एक बार यहाँ से पढ़ लो आप, तो कम से कम पूरी केमिस्ट्री की एक यूनिट ऐसी जरूर होगी जिसमें आप कह सकते हो कि इस यूनिट में से अगर आप कुछ भी आ गया तो मैं उसमें से कोई भी क्वेश्चन कर दूंगा। ठीक है, मैं का मतलब आप, मैं तो कर ही दूंगा, मैं तो शायद ही कर पाऊँ, आप जरूर कर पाओगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। चलो तब तक मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने खाने का ध्यान रखिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, पढ़ाई कीजिए, और अपना ध्यान रखो बेटा। चलो ओके, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।